हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ये टॉपिक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस चैप्टर में से इस पर बेस्ड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पर बेस्ड आपको एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसको आप तभी कर पाएंगे जब आपको माइनर्स एंड कोफैक्टर्स जो है अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे। तो देखिए क्या है माइनर्स। माइनर की डेफिनेशन जो है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij of a determinant is obtained by deleting its ith row and jth column in which element aij lies। तो माइनर क्या है? किसी डिटर्मिनेंट का अगर हम माइनर फाइंड करने की बात करें तो माइनर जो है वो एक डिटर्मिनेंट है। जिस एलिमेंट का हम माइनर फाइंड करने जा रहे हैं उस एलिमेंट की रो और उस एलिमेंट वाला कॉलम उसको हम डिलीट कर देंगे और बाकी जो हमारे पास डिटर्मिनेंट बचेगा वो डिटर्मिनेंट जो होगा वो ही माइनर होगा। देखिए फॉर एग्जांपल लेट हमारे पास है डिटर्मिनेंट ए, दिस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हमने माइनर फाइंड करना है, मान लो इस एलिमेंट हमारा 6 है, इस 6 का हमने माइनर फाइंड करना है। 6 का माइनर फाइंड करने से पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि एक डिटर्मिनेंट में कितने माइनर्स होते हैं। जैसे ये डिटर्मिनेंट है, इसका ऑर्डर क्या है 3/3। तो जिस डिटर्मिनेंट में जितने एलिमेंट्स होते हैं उतने ही उसके माइनर्स भी होते हैं। तो इस डिटर्मिनेंट में कितने एलिमेंट्स हैं? देयर आर 9 एलिमेंट्स। तो इसका मतलब है इसके माइनर्स भी 9 ही होंगे। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन सभी 9 एलिमेंट्स के अपने अपने अलग अलग माइनर्स होंगे। तो हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं इस एलिमेंट को कि ये 6 एलिमेंट जो है इसका माइनर क्या होगा। तो माइनर ऑफ एलिमेंट 6। अब माइनर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। ये आपने याद रखना है कि माइनर को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये एलिमेंट जो है ये किस पोजीशन पे है। तो इसकी पोजीशन जो है ये सेकंड रो पे है, सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है। तो इसको हम लिखेंगे M23। M23 मीन्स इस एलिमेंट, ये एलिमेंट 6 जो है इस पोजीशन पे है, सेकंड रो पे और थर्ड कॉलम पे। तो इसको हम नाम देंगे M23। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि माइनर क्या है कि जहां पर माइनर की पोजीशन है वो वाली रो, ये रो सेकंड रो, इसको डिलीट कर देते हैं हम और उसके साथ वाला जिस पोजीशन पे ये एलिमेंट है वहां वाली रो और वहां वाला कॉलम जो है उसको डिलीट करके जो डिटरमिनेंट बचता हमारे पास दैट इज माइनर। तो ये रो डिलीट कर दी, ये कॉलम डिलीट कर दी हमने, हमारे पास क्या बचा 1 2 7 8 1 2 7 8। सो दिस इज माइनर। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 8 1 द 8 माइनस 7 2 द 14 और ये हमारे पास आ गया -6। तो माइनर ऑफ एलिमेंट 6 जो है वो हमारे पास आ गया -6। सिमिलरली अगर हम इसका माइनर फाइंड करने की बात करें, सो वी हैव माइनर ऑफ एलिमेंट 8। इसको हम डिनोट करेंगे, इसकी पोजीशन क्या है, ये थर्ड रो पे है और सेकंड कॉलम पे है। तो इसको हम लिखेंगे M32। अब इसका माइनर हम फाइंड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसके साथ वाली रो और इसके साथ वाला हमें कॉलम जो है उसको डिलीट कर देना है। बाकी जो एलिमेंट हमारे पास बचेंगे वो देखिए क्या क्या बचेंगे। ये रो चली गई, ये कॉलम चला गया, तो हमारे पास बचा 1 3 4 6। सो दिस इज 1 3 एंड 4 6। तो ये डिटर्मिनेंट हमारे पास बचा और जो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी दैट इज द वैल्यू ऑफ माइनर। 6 1 6 minus 4 3 is 12। दिस इज अगेन -6। तो इसकी वैल्यू भी -6 आ रही है।
तो ये है माइनर। इस तरह से हम इन सभी एलिमेंट्स के अलग अलग माइनर जो है वो इंडिविजुअल इनके जो माइनर हैं उनको हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद बारी आती है कोफैक्टर की। माइनर आपको समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे कोफैक्टर के बारे में कि कोफैक्टर क्या चीज है। अगर आपको माइनर समझ आ गया है तो कोफैक्टर को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं। आपको 2 सेकंड लगेंगे, आप कोफैक्टर को आसानी से समझ जाएंगे अगर आपको माइनर जो है अच्छी तरह से समझ आ गया है तो। देखिए कोफैक्टर क्या है। कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं ए से। जैसे जिस डिटर्मिनेंट में जितने एलिमेंट होते हैं उतने ही उसके माइनर्स होते हैं और उतने ही उसके कोफैक्टर भी होते हैं। जितने माइनर्स होंगे डिटर्मिनेंट के उतने ही उसके कोफैक्टर भी होंगे। जैसे यहां पर 9 एलिमेंट्स हैं तो उनके 9 माइनर्स होंगे और इसके 9 ही कोफैक्टर भी होंगे। तो कोफैक्टर को हम ए से डिनोट करते हैं, माइनर को हम किससे डिनोट करते हैं, एम से। तो जैसे मान लो हमने इस एलिमेंट का माइनर फाइंड किया, ये आया -6, तो इसका कोफैक्टर फाइंड करना हमने, तो हम लिखेंगे इसको 823। 823 मींस कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 6। तो ये होगा -1 रेज़्ड पावर 2 + 3 इंटू m23। कहने का मतलब अगर हमने माइनर फाइंड कर लिया है तो उसका उसी एलिमेंट का हमने कोफैक्टर फाइंड करना है। या तो वो वही डिटर्मिनेंट होगा या वही एलिमेंट होगा, उसकी वैल्यू कोफैक्टर की वही होगी जो उसके माइनर की है, या उसके नेगेटिव होगी। मतलब साइन चेंज होगा यहां पे। जैसे यहां पे माइनस है, इसकी वैल्यू -6 भी हो सकती है या +6 भी हो सकती है। बस इतना सा डिफरेंस आएगा, बाकी हमने कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है। माइनस या प्लस कहां से आएगा, यहां से आएगा। कहने का मतलब है कि -1 रेज़्ड पावर 2 + 3 दैट इज -1 रेज़्ड पावर 5 दैट इज m23 इज -6। -1 रेज़्ड पावर 5 इज ऑड नंबर, तो ये नेगेटिव होगा। तो माइनस ऑफ -6 दैट इज +6। बड़ी सिंपल सी बात है कि जो ये नंबर इसका मतलब है ये वाला नंबर, जिस एलिमेंट का हम कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं तो हम उस एलिमेंट की पोजीशन देखेंगे कि उसकी रो कौन सी है और उसका कॉलम कौन सा है। जैसे ये सेकंड रो, थर्ड कॉलम, तो कोफैक्टर के केस में हम इसको प्लस कर देते हैं। कहने का मतलब ये है -1 रेज़्ड पावर अगर आपका इवन आएगा सम तो वैल्यू उसकी वही रहेगी, और माइनर रेज़्ड पावर सम अगर ऑड आएगा तो उसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। जो उसका साइन है माइनर का वो चेंज हो जाएगा। दिस इज कोफैक्टर। और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मान लो हमने A32 मान लो हमने A22 फाइंड करना है। A22 कौन सा एलिमेंट है, ये 5। तो इसके लिए पहले हमारे को M22 फाइंड करना पड़ेगा। M22 का मतलब है डिटर्मिनेंट कौन सा होगा, ये वाली रो चली जाएगी, ये वाला कॉलम चला जाएगा। तो हमारे पास बचा 1, 3 and 7, 9। 1, 3, 7 and 9। तो इसकी वैल्यू आ गई 9 1 द 9 -7 3 द 21 एंड दिस इक्वल टू -12। तो यहां पे A22 की वैल्यू क्या आएगी, इस एलिमेंट के कोफैक्टर की वैल्यू क्या आएगी। अगर इसका माइनर -12 है तो ये हो जाएगा -1 रेज़्ड पावर 2 + 2 इंटू m22 दैट इज ये प्लस हो गया इंटू -12। कहने का मतलब है कि इसका साइन वही रहेगा। बड़ी सीधी सी बात है, आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपली ये देखना 2 + 2 4 होता है, तो जो इसका माइनर है वही इसका कोफैक्टर होगा। जैसे मान लो यहाँ पे 2 3 है, आपको सिंपल सी बात है 2 + 3 5 होता है, तो जो इसका माइनर आएगा उसका साइन जो है, कोफैक्टर का साइन जो है वो माइनर से चेंज हो जाएगा, उसका नेगेटिव हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये है माइनस एंड कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर की हम एक जनरल
फॉर्म लिख सकते हैं, जनरल डेफिनेशन कि aij this is equal to minus 1 raised power I plus j into mij. So this is the definition of a cofactor. aij equal to minus 1 raised power I plus j into mij. This is the definition of a cofactor. अब कोफैक्टर विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लो हमारे पास लेट डिटर्मिनेंट ए 2 3 5 है, 6 2 9 है, 8 7 4 है। जैसे मान लो हमने इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जैसे हमने पहले पढ़ा है कि हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो कितने तरीके से फाइंड कर सकते हैं, 6 बेस, along R1, along R2, along R3 and along C1, along C2 and along C3। हम किसी भी तरीके से हम किसी डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जैसे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं। जैसे मान लो हम R11 के लॉन्ग इसको एक्सपेंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13। हम इस फार्मूले से भी विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर्स A1, A11, A12, A13, ये क्या है, कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स 2, 3 and 5 रिस्पेक्टिवली। तो इन कोफैक्टर की हेल्प से हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे को कोफैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। A11 फाइंड करना पड़ेगा हमारे को। A11 के लिए हमारे को पहले M1 माइनर चाहिए, तभी कोफैक्टर निकलेगा। ये M11, देखिए M11 कहने का मतलब है M11 एलिमेंट जो है वो 2 है, तो इसके जो डिटर्मिनेंट बनेगा 2 9 7 4 and this is 4 to the 8 minus 7 9 the 63। ये कितना आ गया, 8 minus 63 minus 55। सिमिलरली M12 अगर हम करेंगे, इस एलिमेंट का माइनर फाइंड करेंगे, तो ये वाला कॉलम चला गया, ये वाली रो चलेगी, तो 6 9 8 4 6 9 8 4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 6 दा 24 माइनस 8 9 दा 72। अब ये कितना आ गया, नेगेटिव ऑफ 8 एंड दिस इज 4। सिमिलरली M13 कितना आ गया, ये वाला एलिमेंट 5 का माइनर, ये कितना आ गया, इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो 6 2 8 7 रह गया हमारे पास, 6 2 8 7। so this is 6 7 दा 42 minus 8 2 दा 16। ये कितना रह गया, 6 26। अब वेरी सिंपल, A11 कितना होगा, क्योंकि 1 + 1 2 होता है, तो ये सेम ही रहेगा, -55। A12 क्योंकि 1 + 2 3 होगा, तो इसका साइन जो वो चेंज हो जाएगा, तो ये -48 हो जाएगा, दैट इज +48। सिमिलरली A13 हमारा, अब 1 + 3 कितना होता है, 4, दैट इज इवन नंबर, तो ये 26 है, तो ये 26 ही रहेगा। सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A11 क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल A11, दैट इज इट्स इस एलिमेंट का कोफैक्टर, वो हमने ये फाइंड किया, दैट इज -55 प्लस A12 दैट इज 3 मल्टीप्लाई A12 दैट इज 48 प्लस 5 इंटू 26, और ये हमारा आ गया
माइनस 110 प्लस 3 8 का 24, 3 4 का 12 प्लस 1 13, 5 6 का 30, 5 2 का 10 प्लस 3 30। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? दिस इज माइनस 110 प्लस 264। इसको सॉल्व किया तो प्लस के 264 माइनस 110, तो प्लस के आ जाएंगे 4 5 एंड 1। इसकी वैल्यू 154 है। तो इस डिटर्मिनेंट को हमने सॉल्व किया, जो हमारा पिछला तरीका था इसको सॉल्व करने का, लगभग वो भी ऐसा ही था, ऐसे ही कर रहे थे हम, है ना। अगर हम जैसे हमने पहले इसको एक्सपेंड किया था कि एक्सपेंडिंग अलोंग R1 करके देखें हम, तो हम क्या करते थे? 2 इंटू 4 इंटू 2 8 माइनस 7 9 द 63 माइनस 3 इंटू 6 4 द 24 माइनस 8 9 द 72, ओके, प्लस 5 इंटू 7 6 the 42 minus 8 2 the 16. So this is 2 into minus 55 minus 3 into 24 minus 78, that is minus 48, plus 5 into 46 minus 16, that is 16, and this is equal to minus 110 plus 3 8 the 14, 3 4 the कितना था हमारा 134 प्लस 130। तो फिर से वही वैल्यू आ गई 264 एंड दिस इज इक्वल टू 154। तो ऐसे ही वैल्यू वही आ रही थी। एक्चुअली हम यही फार्मूला वहां भी अप्लाई करते थे। तो अगर हमारे को ये लिखा है कि एक्सपैंड दिस डिटर्मिनेंट यूजिंग कोफैक्टर्स, तो हमने इस तरीके से करना है, यूजिंग cofactors of first row, cofactors of second row, cofactor of third row, also cofactor of C1, C2, C3। हम किसी भी तरीके से कोफैक्टर को यूज करते हुए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट है कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स और माइनर जो हैं, इस तरह से हमने किसी भी डिटर्मिनेंट के फाइंड करने हैं। कोई एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे एक्सरसाइज 4.4 है। बोला है कि यूजिंग कोफैक्टर्स, पहले तो हम फर्स्ट क्वेश्चन है राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स। एक्सरसाइज 4.4 है ये। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस 4 0 3। ये हमारे को एक डिटर्मिनेंट दिया है, इसके हमने माइनर्स और कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम M11, ये जो है इसका जो माइनर होगा उसको हम बोलेंगे, क्योंकि ये एलिमेंट है A11, ये A12 है, ये A21 है, ये A22 है। तो इस एलिमेंट का जो माइनर होगा उसको हम बोलेंगे M11। तो इसको फाइंड करेंगे। M11 का मतलब है कि इस एलिमेंट वाला कॉलम और इस एलिमेंट वाली रो को हम डिलीट कर देंगे, बाकी एलिमेंट हमारे पास क्या बचा 3। और M12, इस एलिमेंट का हमने माइनर फाइंड करना है। तो ये रो चले गए, ये कॉलम चला गया, कॉलम चला गया, रो चली गई, तो हमारे पास 0 आ गया। सिमिलरली M21 हमारे पास -4 आ गया एंड M22 हमारे पास 2 आ गया। माइनस हमने फाइंड कर लिए, अब हम कोफैक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए A11, अब 1 + 1 हमारा क्या होता है प्लस ही होता है, तो इसका जो माइनर है वही इसका कोफैक्टर होगा। अब A12, अब 1 + 2 क्या है वो माइनस होता है, तो इसका कोफैक्टर जो है नेगेटिव ऑफ 0, दैट इज 0 ही होगा। अब A21, अब 2 + 1 क्या होता है वो नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब है जो इसका माइनर है वो इसका कोफैक्टर माइनर का नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ऑफ -4 दैट इज इक्वल टू +4 एंड दिस इज A22।
a2 क्या है, 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है, दैट इज इवन नंबर। इसका मतलब है कि इसका जो कोफैक्टर है इक्वल टू जो इसका माइनर है वही होगा, इसका साइन चेंज नहीं। तो इसके माइनर आ गए 3 0 -4 2 and cofactors are 3 0 4 and 2. These are minors and cofactors. तो ये सभी क्वेश्चन जो है वो इजी हैं। एक्सरसाइज 4.4 आप इजीली कर सकते हैं। जैसे सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही, इसमें भी आपने माइनर्स एंड कोफैक्टर ही फाइंड करने हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें भी आपने माइनर्स एंड कोफैक्टर फाइंड करने हैं। थर्ड क्वेश्चन में यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवैल्यूएट डेल्टा, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया कि आपने यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स आपने इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है उसको फाइंड करना है। इसके बाद हम बात करते हैं एक टॉपिक और रह गया हमारा पिछला टॉपिक, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, area of triangle having vertices x1 y1 x2 y2 and x3 y3 is equal to, area is equal to 1/2 into determinant of x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1. So this is the area of triangle को फाइंड करने का जो फार्मूला विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 हम इस तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं। इससे पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करते थे, एक और फार्मूला आपने पहले पढ़ा हुआ है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो इसी एक्सप्रेशन को हमने इस फॉर्म में लिखा है। आप ध्यान से देखिए, अगर हम इसी डिटर्मिनेंट को अगर हम एक्सपेंडिंग अलोंग C1 करें इसी डिटर्मिनेंट को, तो क्या होगा, ये दिस इज 1/2 x1 इंटू, अब ये कॉलम रो छोड़ दो, y2 इंटू 1 माइनस y3 इंटू 1 दैट इज y2 माइनस y3 आ गया। आप अगला ये माइनस x2 इंटू, ये रो चली गई, ये कॉलम चला गया, y1 माइनस y3 हो गया, प्लस x3, ये रो चली गई, ये कॉलम चला गया, y1 माइनस y2 हो गया, y1 माइनस y2 हो गया। अब देखिए यहां पे क्या है, 1/2 x1 y2 माइनस y3, यहां पे माइनस की जगह प्लस है। अब देखो यहां प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, तो यहाँ पे क्या है, अगर हम y3 माइनस इसको हम प्लस कर दें तो यहाँ माइनस का प्लस हो, इसको हम प्लस कर दें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y3 माइनस y1, तो वही फार्मूला बन गया। इसका मतलब जो हमने फार्मूला पहले पढ़ा था उसी को हमने डिटरमिनेंट फॉर्म में इस तरह से लिखना है। दिस इज क्वाइट सिंपल। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल having vertices x1 y1 x2 y2 and x3 y3, एरिया ऑफ ट्राइंगल में आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है दैट इज एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो हमने जो डिटरमिनेंट की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वही हमने कंसीडर करनी है, बिकॉज area of triangle is a positive value, so we have to take
द एब्सोल्यूट वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। सेकेंड बात है कि इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन देन वी विल यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। क्योंकि मान लो किसी ट्राइंगल का एरिया हमने फाइंड करना है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी आती है तभी हमने पॉजिटिव ही लेनी है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे को पहले से उनने ट्राइंगल का एरिया दे रखा है तो हम उस एरिया को माइनस भी लेंगे और प्लस भी लेंगे, क्योंकि हमारे को नहीं पता, क्योंकि उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो सकता है नेगेटिव आई हो या पॉजिटिव आई हो। नेगेटिव आई हो तभी हमने पॉजिटिव ही लेना है, पॉजिटिव आई हो तब तो पॉजिटिव लेना ही लेना है। इसका मतलब है हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपको गिवन है तो आपने प्लस माइनस वो वैल्यू लेनी है, प्लस भी लेनी है माइनस भी लेनी है। एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस विद वर्टिसेस, 3 वर्टिसेस दिए हमारे को 10 6043 106043। So we have area of triangle is equal to, फार्मूला हमने अभी पढ़ा 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1. So this is equal to 1/2 into what is x1 y1, this is x1 y1, this is x2 y2, this is x3 y3. So we have 1 0 1 6 0 1 4 3 1. So this is equal to 1/2. अब इसको सॉल्व कर लिए डिटरमिनेंट को, 1/2 into 1 into 1 minus 0 0 minus 3 1 the 3। आगे माइनस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, अगला एलिमेंट लेंगे हम प्लस 1 into 3 into 6 this is 18 minus 4 into 0 this is 0. So this is equal to 1/2 into 1 into minus 3 that is minus 3 minus 0 है plus 18 minus 0 18. So we have 18 minus 3 that is 15. So this is 15 over 2 square units. ये इसकी वैल्यू है। तो सेकंड और थर्ड पार्ट भी ऐसे ही आपने कर लेना है। आगे एक और बात है कि अगर एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फाउंड बाय 3 वर्टिसेस, कि अगर हमारे को 3 पॉइंट दिए हैं और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो वो 0 आता है, इसका मतलब है कि वो तीनों पॉइंट जो है वो ट्राइंगल नहीं बना रहे हैं, वो तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर है, वो एक ही लाइन पर है। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ रहा है तो इस पर बेसिक क्वेश्चन हैं। द एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by vertices is 0. If the area of triangle formed by the vertices is 0, then the points are collinear. कि the area of triangle formed by 3 collinear points is 0. कि अगर 3 collinear point हैं तो हम उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे तो वो 0 आएगा, या ट्राइंगल का एरिया 0 है तो इसका मतलब है वो तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर। जैसे शो दैट द पॉइंट्स, सेकंड क्वेश्चन है, अगर पूछा है कि पॉइंट्स कोलिनियर है तो हमने क्या करना है कि उन 3 पॉइंट से हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगा करके एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने 0 प्रूव कर देना है। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा 0 आता है देन वी कैन से दैट दोस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। और क्वेश्चन है, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटरमिनेंट्स। हमारे पास 2 पॉइंट दिए हैं 1 2,
and 3, 6. These 2 points are given, or using these 2 points we have to find the equation of a line. तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट पॉइंट P एक्स वाई, मान लो इस पॉइंट को A मान लो, इसको आप B मान लो, लेट पॉइंट P एक्स वाई lies on the line joining the points 1, 2 and 3, 6. हमने ये जूम कर लिया कि P एक्स वाई कोई पॉइंट है जो कि हमारे पास पॉइंट A और B हैं, उन पर उन पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन से बन रहा है। जैसे मान लो, हमारा कहने का मतलब ये है कि मान लो ये हमारा पॉइंट A है, ये B है, ये A पॉइंट है 1, 2 और B पॉइंट है 3, 6 मान लो, तो इनको ज्वाइन करने से एक लाइन बन रही है, और हमने कोई पॉइंट P एक्स वाई इसके ऊपर मान लिया। इसका मतलब है कि तीनों पॉइंट ये कोलिनियर हैं, और अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, इसका मतलब हमने क्या पढ़ा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो 0 होना चाहिए। सो area of triangle with vertices A 1, 2, B 3, 6 and P x y equal to 0. So this is 1 by 2 into determinant 1, 2, 1 3, 6, 1 and x by 1, this equal to 0. तो इसको हम सॉल्व करते हैं। दिस इज 1 by 2 इंटू 1 इंटू 6 माइनस y माइनस 2 इंटू 3 माइनस x एंड प्लस 1 इंटू 3y माइनस 3 इंटू y माइनस 6x, दिस इक्वल टू 0। तो 1 by 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उधर जाके 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास बच गया 6 माइनस y माइनस 2 3 द 6 प्लस 2 इंटू x 2x प्लस 3y माइनस 6x, दिस इक्वल टू 0। 2 यहां जाकर के 0 हो गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई की हमने, तो प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल हो गया, प्लस 2x माइनस 4x माइनस प्लस 2x माइनस 6x दैट इज माइनस 4x माइनस y एंड प्लस 2y दैट इज प्लस 2y, दिस इक्वल टू 0। 2 कॉमन है इसमें, तो 2 कॉमन लिया तो हमारे पास माइनस 2x प्लस y दिस इक्वल टू 0 और 2x इक्वल टू y। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, वो भी आपने ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप कर सकते हैं। तो ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट। अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बच्चे की सर हमारे को 3 पॉइंट दिए हैं, ए है, बी है, पी। अब पहले हमने लिखा पॉइंट ए 1, 2, 1, फिर हमने पॉइंट लिखा बी 3, 6, 1, उसके बाद हमने एक्स बाई 1 लिखा। तो क्या हम x by 1 को यहां भी लिख सकते हैं या यहां भी लिख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं इनको? बिल्कुल कर सकते हैं। आप इन तीनों पॉइंट को जहां मर्जी लिख दो, आपका आंसर सेम ही आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।